एक पल के लिए रुकिए। जब आप सुबह उठते हैं, शीशे में देखते हैं और आप सोचते हैं आज तो सब कुछ ठीक है, पर आपको पता नहीं होता है कि आप पहले से ही युद्ध के मैदान में खड़े हो। और सबसे बुरी और सबसे भयानक बात यह है कि आपके पास कोई हथियार नहीं है। कल्पना करिए कि आप ऑफिस में एक आइडिया देते हैं, आपका बॉस मुस्कुराता है और अगले हफ्ते वही आइडिया उसके नाम से पेश होता है। आप चुप रहते हैं क्योंकि आप सीन नहीं चाहते। आपने अपने एक दोस्त के साथ व्यापार शुरू किया। वह आपसे पैसे लेता है, आपका समय लेता है और जब प्रॉफिट आता है तो वह आपका हिस्सा गलती से भूल जाता है और आप मुस्कुरा देते हो। कल्पना कीजिए कि आप एक रिलेशनशिप में हो। आप हमेशा वही करते हो जो दूसरा चाहता है और जब आप थक जाते हो तो वह कहता है कि तुम बदल गए हो और आप सोचने लगते हैं कि शायद मैं ही गलत हूं। तो आप एक पल रुकिए। रॉबर्ट ग्रीन की किताब द 33 स्ट्रेटजीज ऑफ वॉर आपको बताती है कि आप गलत नहीं हो, बस आप अस्त्रहीन हो। आपके पास कोई हथियार नहीं है। यह सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि यह एक मैनिफेस्टो है। यह उन 33 सच्चाइयों का खुलासा है जो सिकंदर से लेकर नेपोलियन बोनापार्ट तक और चंगेज खान से लेकर मोहम्मद अली तक हर उस व्यक्ति ने इस्तेमाल किया जिसने दुनिया को अपने घुटनों पर ला दिया। तो आइए शुरू करते हैं। लेखक कहता है, पहली लड़ाई दुश्मन से नहीं होती, पहली लड़ाई अपने आप से लड़नी पड़ती है, अपने मन से लड़नी पड़ती है। क्योंकि जो खुद को नहीं जीत सकता वह कभी भी किसी और को नहीं जीत सकता। इसलिए लेखक कहता है कि अपने मन के खिलाफ युद्ध शुरू करें और पहली स्ट्रेटजी अपनाएं। और पहली स्ट्रेटजी है दुश्मन को पहचानना। डिक्लेयर वॉर ऑन योर इनेमीज। 401 बीसी में ज़ेनोफिन, एक यूनानी दार्शनिक जो अचानक एक सेना का नेता बन गया। फारस के रेगिस्तान में उसके 10,000 सैनिक फंसे थे, लेकिन सेनापति मारे जा चुके थे, खाना खत्म हो चुका था और चारों तरफ दुश्मन थे। सबसे बड़ी समस्या क्या थी? पहचान। कोई नहीं जानता था कि कौन दोस्त है और कौन दुश्मन। ज़ेनोफिन ने एक रात एक सपना देखा। उसने सभी सैनिकों को इकट्ठा किया और कहा, अब कोई तटस्थ नहीं है, कोई न्यूट्रलिटी नहीं है। हर वो व्यक्ति जो हमारे रास्ते में आएगा वह हमारा दुश्मन है। हम वापस जाएंगे और रास्ते में जो भी हमें रोकने की कोशिश करेगा हम उसे मार देंगे। ज़ेनोफिन ने पोलैरिटी बनाई, यानी ध्रुवता। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि तुम तब तक ये नहीं जान सकते कि तुम कौन हो जब तक तुम ये नहीं जान लेते कि तुम किसके खिलाफ हो। मार्गरेट थैचर जब ब्रिटेन की प्रधानमंत्री बनी तो वे बहुत अलोकप्रिय थी। एक महिला थी और एक मिडिल क्लास मर्दों की पार्टी में। उसने क्या किया? उसने अपने दुश्मन तय किए। सोशलिस्ट, यूनियन, अर्जेंटीना। उसने फॉकलैंड से युद्ध लड़ा और अचानक ही वह एक क्रूसेडर बन गई। लोग उससे नफरत करते थे पर उसका सम्मान करते थे। हम सबको खुश करने में लगे होते हैं, बॉस को, दोस्त को, अपने पार्टनर को। इसलिए आप कहीं नहीं पहुंच रहे हो। आप तय करो कि आपका असली दुश्मन कौन है। वह व्यक्ति जो आपकी तरक्की से डरता है, वो सिस्टम जो आपको दबाता है, वो आदत जो आपको कमजोर कर रही है, उसका नाम लो और उसके खिलाफ एक जंग का ऐलान करो। तभी तुम जीतोगे। यह तुम्हारी जीत की पहली शुरुआत होगी। दूसरी स्ट्रेटजी, डू नॉट फाइट द लास्ट वॉर। पिछली लड़ाई मत लड़ो। 1806 में प्रूशिया की सेना दुनिया की सबसे अनुशासित सेना थी। उनके पास फेडरिक द ग्रेट की रणनीतियां थी, जिसने 50 साल पहले यूरोप को जीता था। वह घमंड से भरे हुए थे और नेपोलियन बोनापार्ट ने उन्हें जेना के युद्ध में महज 6 घंटे में धूल चटा दी। क्यों? क्योंकि प्रूशिया पिछली ही लड़ाई लड़ रहा था। नेपोलियन ने अगली लड़ाई लड़ी। स्पीड, मोबिलिटी, डिसेंट्रलाइजेशन। तुम अभी भी पिछली लड़ाई ही लड़ रहे हो। जो तरीका 5 साल पहले काम करता था वह आज तुम्हें बर्बाद कर रहा है। जो इमोशनल पैटर्न पिछले रिश्ते में था
तुम उसे नए रिश्ते में दोहरा रहे हो। जो बिजनेस मॉडल 2019 में चल रहा था वह आज डूब रहा है। तो इसका समाधान क्या है? गुरिल्ला वॉर ऑफ द माइंड। हर दिन अपने दिमाग को रीसेट करो। हर सुबह खुद से पूछो, अगर मैं आज शुरू कर रहा होता तो क्या मैं वही करता? अगर जवाब नहीं है तो तुरंत रास्ता बदलो। तीसरी स्ट्रेटजी, डू नॉट लूज योर प्रेजेंस ऑफ माइंड। अपना संयम न खोए। हरेशियो नेल्सन, जिसकी एक आंख जा चुकी थी, उसका एक हाथ जा चुका था, वह डेनमार्क के खिलाफ लड़ रहा था। ब्रिटिश एडमिरल ने रिट्रीट का सिग्नल भेजा। नेल्सन ने अपनी बची आंख पर दूरबीन रखी और कहा, मुझे सिग्नल नहीं दिख रहा है। वह आगे बढ़ता रहा और उसने युद्ध जीत लिया। यह है प्रेजेंस ऑफ माइंड। जब चारों तरफ क्योस हो, हर तरफ अफरा तफरी हो, तब सबसे ज्यादा जरूरत होती है ठंडे दिमाग की। एक मनोवैज्ञानिक सच है कि भय हमारी सोच को धीमा कर देता है, गुस्सा हमें अंधा बना देता है, ओवर कॉन्फिडेंट हमें लापरवाह बना देता है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, इसका एकमात्र इलाज है भावनाओं को अपने फैसलों पर हावी न होने देना। जब तुम डरो तो जान लो कि चीजों को बढ़ा चढ़ा कर देख रहे हो। जब गुस्सा आए तो कोई काम मत करो। जब सफलता मिले तो दोगुना सतर्क हो जाओ। चौथी स्ट्रेटजी, क्रिएट अ सेंस ऑफ अर्जेंसी एंड डी सेपरेशन, यानी डेथ ग्राउंड। 1519 में हर्नान कॉर्टेस, 500 सैनिक, मैक्सिको का एज़टेक साम्राज्य, लाखों लोग। कॉर्टेस के सैनिक डर गए। उन्हें वापस क्यूबा भागना था। कॉर्टेस ने एक रात सभी जहाज जलाने के आदेश दे दिए। उसने कहा, अब या तो हम जीतेंगे या हम मरेंगे। और वे जीते। यह है डेथ ग्राउंड। जब तुम्हारी पीठ दीवार से लग जाती है तब तुम असली ताकत लगाते हो। फ्योदोर दोस्तोवस्की, उसे फांसी की सजा सुनाई गई। गोली चलाने से ठीक पहले उसे माफी मिल गई। उस दिन के बाद उसने हर दिन ऐसे लिखा जैसे उसकी आखिरी किताब हो, और दुनिया की सबसे गहरी किताबें लिखी, सबसे मशहूर लेखक बना। और ये हमारे लिए एक सीख है कि हमारे पास समय है, इसलिए आप आलसी हो। आपके पास बैकअप प्लान है, इसलिए आप पूरी ताकत नहीं लगाते हो। उस बैकअप प्लान को जला दो और एग्जिट रूट को बंद कर दो, तभी आप जीत की ओर दौड़ पाओगे। और लेखक कहता है कि आप अकेले नहीं जीत सकते, पर टीम के साथ जीतना टीम को काबू में रखने से भी ज्यादा मुश्किल है। इसलिए एक और युद्ध है टीम के साथ, यानी टीम वॉरफेयर। और यहां से शुरू होता है स्ट्रेटजी 5, यानी 5वीं स्ट्रेटजी। अपने आप को ग्रुप थिंकर होने से बचाएं। अवॉइड द स्नेयर ऑफ ग्रुप थिंकिंग। 1915 में गैलीपोली जनरल हैमिल्टन के पास सुबला वे पर हमला करने का शानदार प्लान था, पर उसने कमांडर को बहुत आजादी दे दी। एक ने कहा रुको, दूसरे ने कहा आर्टिलरी चाहिए, तीसरे ने कहा जोखिम है। परिणाम, सुबला वे पर हमला विफल हो गया। हजारों सैनिक मारे गए। हैमिल्टन के पास विजन था पर कमांड नहीं। जनरल मार्शल, दूसरा विश्व युद्ध। उसने अमेरिकी सेना को कैसे बदला? उसने 60 लोगों को रिपोर्ट करने के बजाय उसे घटाकर 6 कर दिया। उसने अपने प्रोटेजेस चुने, आइजनहावर, ब्रैडली। उन्हें ट्रेन किया और फिर उन्हें अकेला छोड़ दिया। और लेखक कहता है कि आपको यूनिटी ऑफ कमांड की बात याद रखनी चाहिए। मतलब आखिरी फैसला हमेशा हमारा ही होगा। आप सबकी सुन सकते हो, पर आप सबको फैसला नहीं करने दोगे। आज के ऑफिस में ग्रुप थिंक सबसे बड़ी बीमारी है। सब अच्छे बने रहना चाहते हैं, कोई जोखिम नहीं लेना चाहता है। तुम्हें वो आदमी बनना होगा जो अच्छा नहीं बल्कि प्रभावी है, इन्फ्लुएंशियल है। स्ट्रेटजी 6, सेना को तोड़ो, सेगमेंट योर फोर्सेस। नेपोलियन बोनापार्ट 1805 में उसने अपनी 2 लाख सेना को छोटे छोटे कोर में बांट दिया। हर कोर के पास अपनी कैवलरी, इन्फेंट्री, आर्टिलरी, और हर कोर अपने आप में एक छोटी सेना थी।
जब ऑस्ट्रियाई जनरल मैक ने फ्रांसीसी सेना को देखा, वह कंफ्यूज हो गया। सेना कहीं नहीं थी, पर वह हर जगह थी। ये कंट्रोल्ड केओस है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, बड़ी टीम बनाने से पहले छोटी सेल्स बनाओ। हर सेल को एक मिशन दो और फिर उन्हें भागने दो। जितनी आजादी उतनी ही स्पीड, और जितनी स्पीड उतनी ही सफलता। यह सरल नियम है। स्ट्रेटजी 7, युद्ध को धर्म बनाओ। ट्रांसफॉर्म योर वॉर इनटू क्रूसेड। ओवरविल क्रोमवेल, इंग्लैंड का गृह युद्ध। उसने अपनी सेना में सिर्फ प्यूरिटन ईसाइयों को रखा। वे राजा के खिलाफ नहीं, पाप के खिलाफ लड़ रहे थे। वो युद्ध के मैदान में प्रार्थना करते हुए जीते। वे मौत से नहीं डरते थे। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, लोग तब तक पूरी ताकत नहीं लगाते जब तक वो अपने से कुछ बड़ा न देख ले। नेपोलियन जब सेना के बीच जाता तो सिपाही रो पड़ते। वह सिर्फ जनरल नहीं, एक सिंबल था। उसने पुरस्कार और सजा दोनों का नाटकीय उपयोग किया। एक बार एक ड्रम मेजर को उसने रातों रात बैरन बना दिया और पूरी सेना में भूचाल आ गया। आप अपनी टीम को क्या कॉज दे रहे हो? सिर्फ पैसा? वह कभी काफी नहीं होता। उन्हें एक दुश्मन चाहिए, एक कहानी चाहिए, एक सपना चाहिए, और फिर वह अपनी पूरी ताकत से लड़ते हैं। स्ट्रेटजी 8, अपनी लड़ाई चुनिए। पिक योर बैटल वेरी केयरफुली। 280 बीसी में राजा पायरस रोम के खिलाफ उसने हेराक्लिया जीता, एस्क्युलम जीता, पर हर जीत के बाद वह कहता था, एक और ऐसी जीत और मैं बर्बाद हो जाऊंगा। यही है पायरिक विजय, वो जीत जो तुम्हें हरा दे। तुम भी पायरिक लड़ाइयां लड़ते हो, वो बहस जो तुम जीत तो जाते हो पर रिश्ता खो देते हो। वह प्रोजेक्ट जो तुम पूरा तो कर लेते हो पर अपनी सेहत गवा देते हो। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आप वास्तव में जीते नहीं, आप वास्तव में हारे हैं। एलिजाबेथ प्रथम स्पेन के खिलाफ, स्पेन की सेना दुनिया की सबसे ताकतवर सेना थी। एलिजाबेथ ने सीधा युद्ध नहीं किया। उसने उनके जहाज को लूटा, उसने उनकी सप्लाई काटी, उसने उनके बैंकों के साथ खिलवाड़ किया, उसने धीरे धीरे सस्ते में स्पेन को थका दिया। यह है परफेक्ट इकोनॉमी। तुम जितना कम लड़ोगे उतना ज्यादा बचोगे। स्ट्रेटजी 9, पलटवार, टर्न द टेबल, काउंटर अटैक। 1805 में ऑस्ट्रेलिड्स, नेपोलियन का सबसे बड़ा युद्ध, वह घिर चुका था। रूस और ऑस्ट्रिया की संयुक्त सेना उससे दोगुनी थी। उसके सेनापति बोल रहे थे, पीछे हट जाओ। नेपोलियन ने कहा नहीं। उसने अपनी सेना को पहाड़ी से पीछे हटा दिया। उसने कमजोरी दिखाई और रूसी जनरल ने सोचा यह मौका है। उसने हमला कर दिया और जैसे ही रूसी सेना मैदान में आई, नेपोलियन ने अपनी असली सेना को पहाड़ी के पीछे से निकाला और उन्हें घेर लिया। यह है जिजित्सु, दुश्मन की ताकत उसी पर वापस फेंकना। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, जब उनके दुश्मन उन पर हमला करते तो वे चुप हो जाते। वे उन्हें और बोलने देते। जितना वो बोलते उतना ही अपनी कमजोरी दिखाते। और फिर चुनाव से ठीक पहले रूजवेल्ट एक जोरदार भाषण देते और सबको बहुत पीछे छोड़ देते। जब तुम पर कोई हमला करे तो सीधे मत लड़ो, थोड़ा पीछे हट जाओ, उसे और आगे बढ़ने दो। जितना वो बढ़ेगा उतनी ही तुम उसकी कमजोरियों को देख पाओगे, क्योंकि अब वो अपनी कमजोरियां बताएगा। स्ट्रेटजी 10, खतरनाक छवि बनाओ। क्रिएट द थ्रेटनिंग प्रेजेंस डिटरेंस। स्टोनवॉल जैक्सन, अमेरिकी गृह युद्ध। उसके पास 3600 सैनिक थे, सामने 60,000 यूनियन सैनिक। उसने सीधा हमला नहीं किया। वे पहाड़ियों में गायब हो गए, फिर अचानक वहां आकर हमला कर दिया और फिर गायब, वहां आकर हमला किया और फिर गायब। यूनियन जनरल लिंकन ने लिखा है कि जैक्सन के पास शायद 50,000 सैनिक थे। झूठ, पर उसका असर असली था। जॉन बॉयड पेंटागन में एक फाइटर पायलट था। उसे F-16 बनानी थी। हर कोई उसके खिलाफ था। बॉयड ने क्या किया? उसने एक रेपुटेशन बनाई, वह पागल है,
उससे बहस करने से कुछ नहीं होगा। उसने मीटिंग में कॉन्ट्रैक्टर्स की पोल खोल दी। उसने सभी उच्च अधिकारियों और जनरलों को शर्मिंदा किया। धीरे धीरे लोग उससे बचने लगे और वो F-16 बनाने में कामयाब हो गया। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, पावर सिर्फ वो नहीं जो तुम्हारे पास है, बल्कि वो जो दुश्मन सोचता है कि तुम्हारे पास है। थोड़ा क्रेजी बनो, थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल बनो। जब लोग सोचेंगे कि तुमसे लड़ना मुश्किल है, वह खुद ही लड़ने से बचेंगे तुमसे। स्ट्रेटजी 11, स्पेस बनाओ, टाइम खरीदो। ट्रेड स्पेस फॉर टाइम एंड नॉन एंगेजमेंट। 1812 नेपोलियन रूस पर हमला करता है। रूसी सेना पीछे हट जाती है। नेपोलियन मॉस्को तक पहुंच जाता है। रूसी नहीं लड़ते, वे अपने ही शहर जला देते हैं। नेपोलियन के सैनिक भूखे हैं, सर्दी है। रूसी अब भी पीछे हट रहे हैं। नेपोलियन थक जाता है। वापसी शुरू होती है और तभी रूसी हमला कर देते हैं और नेपोलियन की सेना नष्ट हो जाती है। यह है नॉन एंगेजमेंट। कभी कभी सबसे बड़ी जीत बिना लड़े ही मिलती है। इसे एक और उदाहरण से समझिए। माओ त्से तुंग, जब उनके दुश्मन ताकतवर थे, वे पीछे हट गए। उन्होंने लॉन्ग मार्च किया, उन्होंने समय खरीदा, और जब दुश्मन थक गया तो उन्होंने पूरा चीन जीत लिया। आपको ऐसा लगता है कि हर बात का जवाब देना जरूरी है, हर इंसल्ट का रिएक्ट करना जरूरी है, पर शायद नहीं। कभी कभी चुप रहना, पीछे हटना, समय खरीदना ही सबसे बड़ी रणनीति होती है। स्ट्रेटजी 12, ग्रैंड स्ट्रेटजी, लूज बैटल बट विन द वॉर। अलेक्जेंडर द ग्रेट 331 बीसी में वह फारस जीतने गया था। सीधा रास्ता था, बेबीलोन पर हमला। पर अलेक्जेंडर ने ऐसा नहीं किया। वो पहले कोस्टल सिटीज में गया। उसने मिस्र जीता। उसने फारसी नेवी के बंदरगाहों पर कब्जा कर लिया। उसके सेनापति परेशान थे, हम कब लड़ेंगे? और अलेक्जेंडर ने तब हमला किया जब फारसी सेना बिना सप्लाई के और बिना नेवी के अकेले रह गई थी। यह है ग्रैंड स्ट्रेटजी, छोटी लड़ाइयां हारना पर बड़े युद्ध को जीतना। वियतनाम का युद्ध इसका एक अच्छा उदाहरण है। अमेरिका हर बार लड़ाई जीतता रहा, पर वियतनाम ने टेट ऑफेंसिव लॉन्च किया। साइगोन में अमेरिकी दूतावास पर हमला, टीवी पर खून दिखा और अमेरिकी जनता के मन में सवाल आया, अगर हम जीत रहे हैं तो ऐसा क्यों हो रहा है? वियतनाम ने एक भी लड़ाई नहीं जीती, पर वह युद्ध जीत गया। तुम छोटी छोटी जीत के पीछे भागते हो। उदाहरण के तौर पे इंस्टाग्राम की लाइक्स, ऑफिस में तारीफ, ये सब छोटी लड़ाइयां हैं। ग्रैंड स्ट्रेटजी तुम्हें सिखाती है कि अंतिम लक्ष्य देखो, बाकी सब सिर्फ और सिर्फ एक शोर है, एक कोलाहल। स्ट्रेटजी 13, दुश्मन को जानो, नो योर एनिमी। 1839 में अफगानिस्तान, अंग्रेजों ने सोचा हम काबुल पर कब्जा कर लेंगे, शाह सूजा को राजा बनाएंगे। उन्होंने अफगानी लोगों को नहीं समझा। उन्हें लगा सब अंग्रेज बनना चाहते हैं। परिणाम, पूरी ब्रिटिश सेना का कत्लेआम। एक भी आदमी वापस नहीं लौटा। प्रिंस मेटरनिक, ऑस्ट्रिया का विदेश मंत्री, उसने नेपोलियन को हराया, तलवार से नहीं, दिमाग से। उसने नेपोलियन की असुरक्षा को पकड़ा, उसकी बहन से दोस्ती की, उसकी पत्नी बनी और फिर उसे धोखा दिया। और ये एक मनोवैज्ञानिक टूल है। लोग अनजाने में सिग्नल भेजते हैं, उनकी आंखें, उनके हाव भाव, उनके शब्द। तुम सिर्फ देखना सीखो, उनका डर क्या है, उनकी लालसा क्या है। जब तक ये जानोगे नहीं, तब तक आप उनसे जीत नहीं सकते हो। स्ट्रेटजी 14, ब्लिट्जक्रीग, स्पीड एंड सडननेस। 1219 चंगेज खान, ख्वारिज्म साम्राज्य। शाह के पास 4 लाख सैनिक थे, चंगेज के पास 2 लाख। शाह ने अपनी सेना को नदी के किनारे तैनात किया। चंगेज ने क्या किया? वह धीरे धीरे आया, फिर अचानक एक हफ्ते में वो रेगिस्तान पार करके शाह के पीछे आ खड़ा हुआ और शाह को पता भी नहीं चला कि यह सब कैसे हुआ। यही है ब्लिट्जक्रीग, धीमी तैयारी और तेज हमला। मोहम्मद अली, स्लो स्लो क्विक क्विक, वो रिंग में डांस करता था।
हाथ नीचे रखता था, दुश्मन को सोचने पर मजबूर करता था, और फिर अचानक बिजली की तरह एक ही पंच में सारा खेल खत्म। आज की दुनिया में सबसे बड़ा फायदा स्पीड का है। जब दूसरे सोच रहे होते हैं तब आप कर रहे होते हो, जब दूसरे एनालाइज कर रहे होते हैं आप डिलीवर कर चुके होते हो। स्ट्रेटजी 15, कंट्रोल द डायनामिक। 1941, रोमेल, अफ्रीका। ब्रिटिश सेना उससे दोगुनी थी। रोमेल ने क्या किया? उसने हमला किया। ब्रिटिश जनरल सोच रहे थे यह पागल है, और वो पीछे हट गए। रोमेल ने सिर्फ तोपें नहीं चलाई, उसने डायनामिक बदल दिया। वो पहले हमला करता था, जिससे दुश्मन हमेशा रिएक्ट करता था। वेस्ट हॉलीवुड। 40 साल की प्लम्प और पासे, उन दोनों को स्टूडियो में एक सीन के लिए लाया गया था, और उसने क्या किया? उसने स्क्रिप्ट बदलने से पूरा मना कर दिया। उसने पैसे लौटा दिए जिसने डायरेक्टर से झगड़ा किया था। धीरे धीरे उसने पूरी फिल्म अपने कंट्रोल में ले ली, और वो सबसे बड़ी स्टार बन गई। और रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, कंट्रोल वो नहीं जो तुम थोपते हो, कंट्रोल वो है जो तुम बनाते हो। जब तुम तय करोगे कि कब, कहां और कैसे लड़ना है, तुम हमेशा जीतोगे। स्ट्रेटजी 16, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। हिट देम वेयर इट हर्ट्स। 202 बीसी में एक नाम है, स्कीपियो अफ्रीकनस। हैनिबल इटली में बैठा था, रोम को लूट रहा था। दूसरे जनरल हैनिबल से लड़ रहे थे। स्कीपियो ने कुछ और किया, वह सीधे कार्थेज गया, हैनिबल का घर। हैनिबल को वापस बुलाना पड़ा, और स्कीपियो ने उसे जमा के युद्ध में हरा दिया। स्कीपियो ने सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर हमला किया। सेना नहीं, बल्कि वो चीज जो सेना को ताकत देती है, सप्लाई, मनोबल, नेतृत्व। जॉन डी रॉकफेलर, तेल उद्योग। उसने रेलवे पर कंट्रोल किया, फिर पाइपलाइन पर, फिर रिफाइनरी पर। उसके दुश्मनों ने एक नई पाइपलाइन लगाई। रॉकफेलर ने उस पाइपलाइन कंपनी के शेयर्स खरीद लिए, फिर उसकी क्रेडिट खत्म कर दी, फिर प्राइस वॉर छेड़ दिया। 1 साल में वह पाइपलाइन उसकी हो गई। और अब आपको तय करना होगा कि आपकी जिंदगी में वह सेंटर क्या है, वह एक चीज जिसके बिना आपका दुश्मन अधूरा है। उस पर वार करो, बाकी अपने आप गिर जाएगा। स्ट्रेटजी 17, डिवाइड एंड कॉन्कर। डिफीट देम इन 10। 490 बीसी, मैराथन। 10,000 यूनानी, 80,000 फारसी। यूनानियों ने सीधा हमला नहीं किया, उन्होंने फारसी सेना को 2 हिस्सों में बांट दिया। पहले एक हिस्से को हराया, फिर दूसरे हिस्से को। सैमुअल एडम्स, अमेरिकी क्रांति। उसने अंग्रेजों के खिलाफ स्टैंप एक्ट का एक मुद्दा उठाया। उसने बोस्टन मैसेकर को भड़काया। उसने बोस्टन टी पार्टी को अंजाम दिया। उसने हर छोटी छोटी बात को, हर छोटे गुट को अंग्रेजों से अलग किया। धीरे धीरे पूरी कॉलोनी अंग्रेजों के खिलाफ हो गई। बड़ी समस्याओं को हमेशा छोटे टुकड़ों में तोड़ो और एक एक कर खत्म करो। सबसे पहले वह हिस्सा खत्म करो जो सबसे आसान है, फिर अगला और फिर अगला। स्ट्रेटजी 18, द टर्निंग स्ट्रेटजी, अटैक ऑन सॉफ्ट फ्लैंक। जूलियस सीजर जब गॉल जीत रहा था तो रोम में पोम्पी उसके खिलाफ साजिश कर रहा था। सीजर ने पोम्पी पर सीधा हमला नहीं किया। उसने पोम्पी के सहयोगियों को माफ कर दिया, उन्हें तोहफे दिए, उन्हें अपना दोस्त बना लिया। पोम्पी अकेला रह गया और फिर सीजर ने उसे हरा दिया। हम इसे एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में समझ सकते हैं। काउंटेस डी कैस्टिग्लियोन, उसने नेपोलियन के दिल पर हमला किया। नेपोलियन बोनापार्ट की कमजोरी थी महिलाएं, औरतें। उसने धीरे धीरे नेपोलियन के कानों में विचार डाले कि इटली को एक राजा चाहिए। विक्टर इमैनुअल सबसे अच्छे राजा हैं। नेपोलियन को लगा यह उसका अपना विचार है। तुमसे जो लड़ रहा है उसकी ताकत कहीं से आ रही है, वो सपोर्ट तोड़ो, पता करो कि उसकी ताकत कहाँ है, उसके कमजोर पॉइंट्स को पता लगाओ, उसका साइड खाली करो। कभी कभी जीतने का सबसे आसान तरीका है दुश्मन को दोस्त बना लेना।
स्ट्रेटजी 19 एनिहिलेशन। आसान शब्दों में कहें तो इसका मतलब है इन्वेलप द इनेमी। 1879 में एक युद्ध हुआ जिसमें ब्रिटिश सेना ने इसंदलवाना में डेरा डाला था और जुलू योद्धाओं ने उन्हें सिंह की तरह घेर लिया। एक तरफ से हमला, दूसरी तरफ से पीछे से। ब्रिटिश सैनिक घबरा गए, उनके पास भागने की कोई जगह ही नहीं थी। सिर्फ 1 घंटे में 1400 ब्रिटिश सैनिक मारे गए। इसे एक केस स्टडी से समझते हैं। रॉकफेलर की टाइड वाटर पाइपलाइन, जैसा हम थोड़ी देर पहले देख रहे थे, उसने उन्हें हर तरफ से घेर लिया, अपनी पाइपलाइन बनाई, उनके शेयर खरीदे, उनके कस्टमर्स छीन लिए, उनके सप्लायर्स को डराया। टाइड वाटर के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा और अंत में उन्हें सरेंडर ही करना पड़ा। दुश्मन को ऐसे घेरो कि उसके पास कोई रास्ता न बचे, न पीछे हटने का और न ही आगे बढ़ने का। जब इंसान फंसता है तो उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है, और जैसे ही दिमाग काम करना बंद कर दे तो हार की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। स्ट्रेटजी 20 रिपिनिंग फॉर द सिकल। आसान शब्दों में कहें तो इसका मतलब होता है दुश्मन को थकाओ। जैसे जब कोई फल पक जाए तो वो खुद ही गिर जाता है, ठीक इसी तरह दुश्मन को थकाओ, उसे भावुक करो, उसे गलती करने पर मजबूर करो। जैसे ये करोगे वह अपने आप ही गिर जाएगा, अपने आप पीछे हटने लगेगा। इसे एक केस स्टडी के माध्यम से समझते हैं। 1968 टेंट ऑफेंसिव, नॉर्थ वियतनाम। अमेरिका के पास दुनिया की सबसे ताकतवर सेना थी, पर वियतनाम ने उन्हें मैदान में नहीं हराया। उन्होंने अमेरिकी जनता को हराया, टीवी पर खून दिखाया, अमेरिकी घरों में दहशत फैला दी। जनरल जियाप, जो कि वियतनामी कमांडर थे, उन्होंने अमेरिकी सैनिकों को जंगलों में भटकाया, उनकी सप्लाई लाइन को कट कर दिया, उन्हें बारिश में, कीचड़ में भूखा रखने पर मजबूर कर दिया। और जब अमेरिकी सैनिक थक गए तब उन्होंने हमला किया। और यही है रिपिनिंग फॉर द सिकल, यानी इंतजार करो, भटकाओ, कमजोर करो और एक कमजोर कड़ी को पकड़ो और वहीं उन्हें हराने की कोशिश करो। स्ट्रेटजी 21 डिप्लोमेटिक वॉर नेगोशिएट व्हाइल एडवांसिंग। सरल शब्दों में समझना है तो इसे ऐसे समझे कि आप बातचीत को ही युद्ध का एक हिस्सा बनाओ। जब तुम आगे बढ़ोगे तभी दूसरा पक्ष तुम्हारी शर्तों पर राजी होगा। इसे एक केस स्टडी के माध्यम से समझते हैं। फिलिप ऑफ मैसोडेन, उसने एथेंस के साथ एक संधि की और संधि के दौरान ही उसने एथेंस के सबसे जरूरी शहरों पर कब्जा कर लिया। एथेंस के लोग बोले, तुमने संधि तोड़ी। फिलिप ने कहा, नहीं, मैंने तो सिर्फ एथेंस की रक्षा के लिए ऐसा किया। मेटरनिक रूस के जार अलेक्जेंडर को बातचीत के लिए बुलाए। जार को लगा कि वो नेता हैं। मेटरनिक ने उनकी बात सुनी, सिर हिलाया और धीरे धीरे जार को अपनी बात मनवाने पर मजबूर किया। जार को पता भी नहीं चला इस बात का कि वास्तव में हुआ क्या है। ये है पावर ऑफ नेगोशिएशन और इसी को हम कहते हैं डिप्लोमेटिक वॉर, यानी समस्याओं को बातचीत और चतुराई के माध्यम से हल करने का प्रयास करो ताकि लोग शर्तें मानने पर विवश हो जाएं। स्ट्रेटजी 22 एग्जिट स्ट्रेटजी, नो हाउ टू एंड द थिंग्स। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि तुम्हें पता होना चाहिए कि कब रुकना है और कैसे रुकना है, क्योंकि हर युद्ध का एक न एक अंत जरूर होता है, हर रिश्ते का एक न एक अंत जरूर होता है, हर प्रोजेक्ट का। अगर तुम्हें नहीं पता कि कैसे खत्म करना है तो शुरू ही मत करो, क्योंकि इसमें संभावनाएं हार की ज्यादा है। अगर हम इसे केस स्टडी के माध्यम से समझना चाहें तो ऐसे समझे। 1979 में सोवियत संघ ने अफगानिस्तान पर हमला किया। 10 साल बाद वो वहां से भागा। 14,000 सैनिक मारे गए, अरबों डॉलर बर्बाद, और आखिर में ये हार ही थी जिसने सोवियत संघ को तोड़ा। क्यों? क्योंकि उनके पास एग्जिट स्ट्रेटजी नहीं थी। एक और केस देखते हैं। लिंडन जॉनसन 1937, वो कांग्रेस का चुनाव लड़ रहे थे। उन्होंने जीत के बाद भी काम करना बंद नहीं किया। उन्होंने अपने विरोधियों को फोन किया, उनकी तारीफ की
उन्हें तोहफे भेजे। 18 महीने बाद जब दोबारा चुनाव आया तो वही विरोधी उनके सबसे बड़े समर्थक बन चुके हैं। और इसीलिए रॉबर्ट ग्रीन का कहना है कि आपको हमेशा पता होना चाहिए कि किसी भी युद्ध को कब रोकना है। स्ट्रेटजी 23, सच और झूठ का मिश्रण, डिसीव विथ सीमलेस ब्लेंड ऑफ फैक्ट एंड फिक्शन। आप अपने दुश्मन को वही दिखाओ जो वो देखना चाहता है, उसकी आंखों में धूल झोंको, सच और झूठ को ऐसे मिलाओ कि उसका फर्क करना मुश्किल हो जाए। 1944 में डी डे, हिटलर को यकीन था कि अमेरिकी सेना कैलिस से हमला करेगी। अमेरिकी जासूसों ने यह अफवाह फैला दी। उन्होंने नकली टैंक बनाए, नकली रेडियो सिग्नल भेजे। हिटलर ने अपनी सेना कैलिस में खड़ी कर दी, लेकिन अमेरिकी सेना नॉर्मैंडी में उतरी। ये फैक्ट और फिक्शन के द्वारा बनाया गया एक जाल है जो समझ नहीं पाया, और वो आसानी से अमेरिकी सैनिकों के जाल में फंसा। स्ट्रेटजी 24, ऑर्डिनरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। कभी कभी अनप्रेडिक्टेबल होना ही आपकी सबसे बड़ी ताकत होती है। 1964 में मोहम्मद अली और सोनी लिस्टन के बीच एक मैच हुआ। सबको लगा कि अली हारेगा। अली ने क्या किया, वो रिंग में डांस करने लगा, हाथ नीचे रखी। सोनी हैरान था पूरी तरह से। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अली चिल्लाया, उसने कहा मैं सोनी को हराऊंगा। सोनी ने सोचा ये पागल है। रिंग में अली ने वही किया, डांस, टॉन्ट, और अचानक एक पंच और सोनी गिर पड़ा। यह है अनप्रेडिक्टेबल होने की ताकत। अगर आप सोचें तो मोहम्मद अली को हराने वाली ताकत कुछ और नहीं बल्कि उसकी अनप्रेडिक्टेबिलिटी ही है। और यही है स्ट्रेटजी ऑर्डिनरी एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। स्ट्रेटजी 25, मॉरल हाई ग्राउंड, ऑक्यूपाई द मोरल हाई ग्राउंड। जो पब्लिक रिलेशंस जीतता है वह युद्ध भी जीत जाता है, यह नियम है। अगर आप सही हो तो उसे दिखाओ, अगर दूसरा गलत है तो उसे साबित करो। दुनिया का दिल जीतने की कोशिश करो। 1517 में पोप लियो 10 ने चर्च के लिए पैसे जुटाने के लिए इंडलजेंसेस बेची, और मार्टिन लूथर ने कहा यह गलत है। उसने लगभग 95 थीसिस लिखे। उसने पोप को एंटी क्राइस्ट कहा। उसने चर्च के भ्रष्टाचार को उजागर किया, और धीरे धीरे जनता उसके साथ हो गई। यहां मार्टिन लूथर किंग एक मॉरल ग्राउंड का सहारा ले रहे हैं, जो गलत है उसको गलत साबित करने के लिए। स्ट्रेटजी 26, द स्ट्रेटजी ऑफ वॉइड। दुश्मन को कभी कोई टारगेट मत दो, आकर वार करो, फिर गायब हो जाओ। जब वो थक जाए तब उसे खत्म करो। 1812 में नेपोलियन रूस गया, लेकिन रूसियों ने लड़ने से मना कर दिया। वह पीछे हटते गए, अपने ही शहर जलाते गए। नेपोलियन को लगा वह जीत रहा है, पर वास्तविकता में वह एक खालीपन में फंसता जा रहा था, जहां कोई दुश्मन नहीं था, हर जगह सिर्फ मौत थी। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। टी.ई. लॉरेंस अरब में तुर्कों के खिलाफ थे। उसने तुर्कों को रेगिस्तान में भटकाया। उसने सप्लाई रूट काट दिए, उनकी रेल लाइंस उड़ा दी, और कभी भी सीधा युद्ध नहीं किया। तुर्की थक गए, भूखे रह गए, और अंत में हार गए। स्ट्रेटजी 26 हमें यही समझाने की कोशिश करती है कि कभी भी दुश्मन को कोई टारगेट नहीं देना है। वॉर करते जाएंगे, थकाते जाएंगे, और फिर गायब होते जाएंगे। सरल भाषा में कहें तो गुरिल्ला वॉर पद्धति। स्ट्रेटजी 27, अलायंस स्ट्रेटजी, सीम्स टू वर्क फॉर अदर व्हाइल फर्दरिंग योर ऑन। असली ताकत गठबंधन की है, अलायंसेस की है, इसलिए गठबंधन बनाओ, फिर उन्हें तोड़ो। कभी किसी के साथ पूरी तरह से मत जुड़ो, तुम अपने खुद के खेल के खिलाड़ी हो। 1467 में लुई 11 फ्रांस का राजा था। वो बरगंडी के ड्यूक चार्ल्स को हराना चाहता था, पर उसने सीधा युद्ध नहीं किया। उसने स्विस सेना के साथ गठबंधन किया। उसने इंग्लैंड के राजा को पैसे दिए। उसने चार्ल्स के सहयोगियों को तोड़ा। बिना तलवार उठाए उसने बरगंडी को खत्म कर दिया। एक और उदाहरण देखते हैं, जॉन क्रॉफर्ड। हॉलीवुड में वो कभी किसी स्टूडियो के साथ पूरी तरह से नहीं जुड़ी। जरूरत पड़ने पर उसने स्क्रीन राइटर से दोस्ती की, फोटोग्राफर से दोस्ती की, प्रोड्यूसर से की।
और जब उसका काम खत्म हो गया तो वह आगे बढ़ गई और उसे कोई हार्ट अटैचमेंट नहीं हुआ। वो अलायंसेस यानी गठबंधन की ताकत को समझती है, लेकिन उसे ये याद रहता है कि अंततः युद्ध हम ही लड़ रहे हैं। स्ट्रेटजी 28 वन अपमैनशिप। ये एक साइकोलॉजिकल ट्रिक है। यह आपको सिखाती है कि दुश्मन की असुरक्षा को ट्रिगर करो, उन्हें थोड़ा डराओ, थोड़ा कंफ्यूज करो। वह खुद ही गलती करेंगे और तुम्हारे सामने क्लियर होते जाएंगे। एक उदाहरण देखते हैं, जनरल ग्रांट। उसके अंडर में जॉन मैक्लेरलैंड काम कर रहा था। यह आदमी ग्रांट को हटाकर खुद जनरल बनाना चाहता था। ग्रांट ने उससे बहस नहीं की, उसने उसे जिम्मेदारी दी, बहुत ज्यादा जिम्मेदारी। मैक्लेरलैंड ने गलतियां करना शुरू कर दी। उसने लिंकन को पत्र लिखे जिसमें उसे ग्रांट की बुराइयां की। लिंकन ने ग्रांट को बचाया और मैक्लेरलैंड को ही निकाल दिया। और ये स्ट्रेटजी हमें सिखाती है कि कभी कभी साइकोलॉजिकल ट्रिक कितना काम आता है। हम लोगों को कंफ्यूज करेंगे, उन्हें असुरक्षा के प्रति ट्रिगर कराएंगे और वे खुद गलती करके हमारे सामने स्पष्ट होते जाएंगे। स्ट्रेटजी 29 फेट एकम्पली। टेक स्मॉल बाइट्स। छोटे छोटे टुकड़ों को खाओ, ज्यादा लालच मत दिखाओ। बिना शोर के पूरा साम्राज्य हड़प जाओ। इसे ऐसे समझते हैं, चार्ल्स द गॉल जब वो इंग्लैंड भागा तो एक फ्रांसीसी जनरल था। उसने एक साथ फ्रांस का नेता बनने की कोशिश नहीं की। उसने बीबीसी पर एक भाषण दिया, फिर दूसरा, फिर उसने अफ्रीका में कुछ कॉलोनियां जीती और फिर रेजिस्टेंट से कनेक्शन बनाए धीरे धीरे। और एक दिन चर्चिल और रूजवेल्ट ने देखा कि चार्ल्स द गॉल फ्रांस के नेता बन चुके थे, फ्रेडरिक द ग्रेट। उसने एक साल में पूरा यूरोप नहीं जीता। उसने पहले साइलेसिया नाम का एक छोटा सा प्रांत लिया, फिर थोड़ा और, फिर थोड़ा और 20 साल में प्रूशिया यूरोप का सबसे बड़ा ताकत बन गया। बड़े टारगेट को हमेशा छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर देना चाहिए ताकि कॉन्कर करना आसान हो। स्ट्रेटजी 13 पेनिट्रेट देयर माइंड। कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी। शब्दों से मत समझाओ, अनुभव दो। लोग तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे, उन्हें कुछ महसूस कराओ, तभी वे बदलेंगे। इसे ऐसे समझते हैं, एल्फ्रेड हिचकॉक एक्शन को एक्शन कैसे दिखाते थे, बताते नहीं थे, करके दिखाते थे। द 39 स्टेप्स के सेट पर उसने एक्टर और एक्ट्रेस को असली हथकड़ी लगा दी, चाबी खो दी जानबूझकर। एक्ट्रेस को गुस्सा आया, पर वो सीन बिल्कुल नेचुरल लग रहा था। सुकरात कैसे सिखाते थे, द फेमस सोक्रेटियन मेथड। वह पहली अपनी अज्ञानता का दिखावा करते थे और दूसरे की तारीफ करते, फिर सवाल पूछते, जवाब पूछते, फिर सवाल पूछते और धीरे धीरे वह सामने वाले को अपनी गलती का एहसास कराते। स्ट्रेटजी 31 इनर फ्रंट। डिस्ट्रॉय फ्रॉम विद इन। दुश्मन के अंदर घुस जाओ, उसका विश्वास जीतो और फिर उसे अंदर से खत्म करो। हम इसे केस स्टडी के थ्रू समझते हैं। विल्हेम केनारिस हिटलर का जासूसी प्रमुख, नाजी पार्टी का वफादार आदमी था, पर असल में वह हिटलर को मारने की साजिश रच रहा था। उसने हिटलर को इंग्लैंड पर हमला करने से रोका। उसने जिब्राल्टर पर हमला रुकवाया। उसने इटली को युद्ध में रहने दिया और हिटलर को बात पता नहीं चला। सल्वाडोर डॉली, वो एंड्रे ब्रेटन के ग्रुप में घुसा, उनकी तारीफ की, उनके साथ पेंटिंग की, फिर धीरे धीरे उसने उनके नियम तोड़े, उनके नेताओं का मजाक उड़ाया और आंदोलन को अंदर अंदर धीरे से तोड़ दिया। और आज लोग डॉली को तो जानते हैं लेकिन ब्रेटन को नहीं। स्ट्रेटजी 33 पैसिव एग्रेशन। डोमिनेट वाइल सीमिंग द सबमिट। यह एक साइकोलॉजिकल ट्रिक है। जब तुम पर कोई हमला करे तो लड़ो मत, उनसे असहमत हो जाओ, उनकी तारीफ करो और उन्हें आगे बढ़ने दो। जब वे बहुत आगे बढ़ जाएंगे तो वे खुद ही गिर जाएंगे और तुम विक्टिम बनकर भी जीत जाओगे। महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ा। अंग्रेजों के पास गोलियां थी, गांधी के पास सिर्फ सत्य था। उसने कहा मारो, मैं लड़ूंगा नहीं। अंग्रेज नहीं मार पाए, उन्होंने गांधी को जेल भेज डाला। पर जेल जा रहा गांधी अब एक संत बन चुका था।
उसकी कमजोरी उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई थी। गांधी ने नमक कानून तोड़ा, पर वास्तव में ये एक साइकोलॉजिकल ट्रिक है। स्ट्रेटजी 33, चेन रिएक्शन। अनसर्टेनिटी और पैनिक टेरर का बीज बोते जाओ। जब तुम अनिश्चितता पैदा कर देते हो, तब वह जान नहीं पाते कि वह अगला वार कहाँ करेंगे या कहाँ होगा, तो उनका दिमाग काम करना बंद कर देता है, और जब दिमाग बंद होता है तो जीत हमारी ही होती है। 1092, हसन ए सब्बाह। उसके पास सेना नहीं थी, पैसा नहीं था, बस कुछ फिदाइन थे। उसने उनके एक वजीर को मारा, फिर दूसरे को और फिर तीसरे को। कोई पैटर्न नहीं था, कोई वजह नहीं थी। सल्तनत के बड़े बड़े अफसर अपने घरों में कैद हो गए, सल्तनत ठप हो गई। और कुछ ऐसा ही 9/11 को देखा गया। कुछ आतंकियों ने दुनिया की सबसे ताकतवर ताकत को झकझोर के रख दिया। एक इमारत गिरी, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, पर एक पूरा सिस्टम, उसकी पूरी मानसिकता हिल गई। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि टेरर का असर फिजिकल नहीं होता, साइकोलॉजिकल होता है। रॉबर्ट ग्रीन की ये 33 रणनीतियां सिर्फ इतिहास नहीं है, यह आपके लिए है, आपके ऑफिस के लिए है, आपके घर के लिए है, आपके रिश्तों के लिए है। लेकिन याद रखो, ये सिर्फ हथियार हैं। हथियार ये नहीं तय करते कि तुम अच्छे हो या बुरे, तय ये करती है कि तुम्हारी मंशा क्या है। एरिस बनो, जो हर किसी से लड़ता है, जो हर बात पर गुस्सा करता है और थक कर गिर जाता है। एथेना बनो, जो चुप बैठता है, जो समझता है, जो सही मौके को देखता है और फिर एक वार से पूरा युद्ध जीत लेता है। युद्ध जीतना जरूरी नहीं है, पर यह समझना जरूरी है, क्योंकि जो समझ गया वह कभी हारता नहीं। आखिरी तक बने रहने के लिए थैंक यू। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।